मूवी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है, जिसका नाम मूवी में बोरसूम है। यहाँ हवा भी है और जीवन भी, पर अब ये मर रहा है, जिसका कारण है जोडांगा, एक आदमखोर शहर जिसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है बोरसूम के लोगों की जिंदगी बर्बाद करने। अब तक जोडांगा का सामना हीलियम नाम के शक्तिशाली राज्य ने ही किया है। एक दिन जोडांगा का राजा सबथान एक रेतीले तूफान की चपेट में आ जाता है और सब बदल जाता है। इस तूफान में हीलियम राज्य के लोग जोडांगा के राजा को घेर लेते हैं। तभी 3 आदमी उन सभी हीलियम के सैनिकों को नीली शक्ति से मार देते हैं और राजा को एक हथियार देते हैं और कहते हैं कि अगर वो उनकी बात मानेगा तो बोरसूम पर राज करेगा, और राजा उनकी बात मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ हमारी फिल्म का हीरो जॉन कार्टर किसी आदमी से बचकर बिल्डिंग में एंट्री करता है। अंदर वो टेलीग्राम एक्सप्रेस भेजने के लिए ज्यादा पैसे देता है। ऐसा करते हुए जॉन कार्टर को एक आदमी बिल्डिंग के बाहर से देख रहा होता है। ये टेलीग्राम जॉन कार्टर ने अपने भतीजे एडगर के लिए लिखा था, जिसमें वो एडगर को उसके पास जल्दी आने के लिए कहता है। जॉन कार्टर का भतीजा एडगर अपने अंकल से मिलने के लिए उनके घर आता है। वहाँ उसे पता चलता कि उसके अंकल की अचानक मृत्यु हो गई। घर आकर एडगर को जॉन का लॉयर मिलता है। वो उसके अंकल की मौत का अफसोस जताता है और उसे जॉन की कब्र पर ले जाता है, जो कि एक कमरा है। लॉयर एडगर को बताता है कि ये कमरा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। जॉन कार्टर का लॉयर उसके भतीजे एडगर को उसके अंकल की वसीयत पढ़कर सुनाता है, जिसमें जॉन अपनी सारी संपत्ति और एक डायरी उसके भतीजे के नाम करता है। लॉयर बताता है कि जॉन ने ये डायरी सिर्फ एडगर को ही पढ़ने के लिए कहा था। एडगर लॉयर के जाने के बाद उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है। जॉन डायरी में कहता है कि तुम बचपन में बड़ी मासूमियत से मेरी कहानियों पर विश्वास कर लेते थे, एक बार फिर तुम्हें मेरी कहानी पर विश्वास करना होगा। और जॉन अपनी कहानी को सुनाता है। कहानी की शुरुआत 13 साल पहले एरिज़ोना के पहाड़ी में शुरू होती है, जहां जॉन कार्टर सोने की गुफा को ढूंढ रहा होता है। जॉन कार्टर कुछ सामान लेने के लिए दुकान जाता है, पर जॉन का बकाया होने पर उसका दुकान वाले के साथ झगड़ा हो जाता है। तभी वहां पुलिस आकर जॉन को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। क्योंकि जॉन कार्टर पूर्व अमेरिकी गृह युद्ध की सेना का कप्तान था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपाची सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं, पर जॉन कार्टर उनके साथ काम करने से मना कर देता है। इसलिए पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। अगली सुबह होती है और जॉन कार्टर पुलिस वाले को चकमा देकर भाग जाता है। सभी घुड़सवार पुलिस जॉन का पीछा करते हैं, पर अपाची सेना को देखकर रुक जाते हैं। जॉन उन अपाची सेना के लोगों से बात कर ही रहा होता है कि तभी पुलिस वाले उन पर गोली चला देते हैं और दोनों सेना में गनफाइट शुरू हो जाती है, जिसमें पुलिस चीफ को गोली लग जाती है। यहाँ कार्टर को भागने का मौका मिलता है, लेकिन घायल पुलिस वाले को वापस लाने के लिए वापस आ जाता है। जॉन घायल पुलिस वाले को लेकर एक गुफा में आता है। जॉन का पीछा कर अपाची के लोग भी उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन जब वे गुफा के ऊपर चट्टान पर कुछ देखते हैं तो जल्दी से पीछे हट जाते हैं। उलझन में कार्टर उस स्थान पर लौटता है जहां अपाचे के लोग खड़े थे और चट्टान के चेहरे पर मकड़ी के प्रतीक को देखता है। वो जांच करने के लिए गुफा में गहराई तक जाता है। वहां कार्टर को अजीब चिन्हों वाला एक कक्ष मिलता है, जिसकी दीवारें और छत सोने से सजी है। ये वही गुफा है जिसकी तलाश जॉन कर रहा था। तभी पीछे से एक अजनबी चमकदार चोगे में एक गंजा आदमी वहां प्रकट होता है, जिसके पास एक चाकू है जो ऐसा लगता है जैसे हवा से प्रकट हुआ हो, और जॉन पर हमला करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है, जिसमें जॉन उसको गोली मार देता है। मरते वक्त अजनबी आदमी अपने नीले डिवाइस में बारसूम बोलता है। कार्टर उन शब्दों को दोहराता है और अचानक वह एक अजीब रेगिस्तान में जागता है। कार्टर चलने की कोशिश करता है, लेकिन सही से चल नहीं पाता। अलग बोन डेंसिटी और मास की लो ग्रेविटी के कारण कार्टर के पास ऊंची छलांग लगाने की और हाथों में कुछ शक्तियां आ जाती है। जॉन कार्टर पास की पहाड़ी पर छलांग लगाते हुए जाता है और डिवाइस को यही भूल जाता है। पहाड़ी पर जॉन हरे रंग के 6 हाथ वाले बच्चे के अंडों का एक घोंसला देखता है। परेशान होकर वो जाने ही वाला था कि वो हरे जीवों के एक झुंड को आते देखता है। वे बड़े जानवरों पर चढ़े हुए हैं और जब वे कार्टर को देखते हैं तो वे तब तक गोलियां चलाते हैं जब तक कि उनका सरदार उनको रुकने के लिए नहीं कहता। 4 हाथों वाला ये लंबा हरा एलियन अपनी तलवार और राइफल नीचे रख देता है। दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। जॉन कहता है कि उसका नाम जॉन कार्टर है और वो वर्जीनिया से है, लेकिन हरा एलियन उसका नेम वर्जीनिया समझता है। हरे रंग का आदमी टॉस टर्कस थारक्विल कबीले का राजा है। टॉस जॉन को लंबी छलांग लगाने के लिए कहता है। कार्टर टॉस के हथियारों की ओर कूदता है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़ पाता टॉस के बाकी साथी उसे बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हीलियम के रॉयल पैलेस में। डेजा थॉरिस भाषण का अभ्यास कर रही है अपनी मशीन को दिखाने के लिए। उसके पिता टॉडोस मोज हीलियम के राजा एक दल के साथ बहस करते हुए आते हैं।
देजा एक ऐसी मशीन का प्रदर्शन करती है जो एक कमजोर नीली किरण उत्पन्न करती है, जिसे वो नौवीं किरण कहती है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह उनके दुश्मन जोडंगा की नई शक्ति का स्रोत है। इसी नीली रोशनी से वो हीलियम देश को हराने में कामयाब हुआ है। इस भीड़ में थर्न का आदमी रूप बदलकर अपनी शक्ति से मशीन को खराब कर देता है। इनके पास किसी का भी रूप लेने की शक्ति होती है। राजा के पास इस रहस्यमय नीली किरण में अपने शोध को आगे बढ़ाने का समय नहीं है। वो सभा को खारिज कर देता है और देजा को बताता है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए उसे जोडंगा के राजा सबथान से शादी करनी होगी। पर देजा थॉरस उससे शादी करने से मना करती है और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने और नीली रोशनी से हथियार बनाने के लिए हीलियम से भाग जाती है। सीन वापस शिफ्ट होता है जॉन कार्टर की तरफ। जॉन को पकड़कर थार्कविल देश में लाया जाता है। अपने साथ लाए गए हरे बच्चों को सब आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद उन सभी हरे बच्चों को और जॉन को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिससे वो उनकी भाषा को समझ पाए। जॉन इस ड्रिंक को पीकर बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो अपनी चैन को तोड़ देता है। तभी बड़े मुंह वाला जानवर वोला उसके सामने आता है और जॉन का पीछा करता है, जो बहुत तेज है और कुत्ते की तरह कार्टर का पीछा करता है, चाहे वो कितनी भी ऊंची या कितनी भी दूर क्यों न कूद जाए। वो उसके सामने ही खड़ा मिलता है। जॉन जिस डिवाइस से यह आया था वो टॉस ने अपने गले में लटका लिया था, इसलिए जॉन उसे ढूंढते हुए थॉक पार्टी में छुपकर टॉस को ढूंढता है। इन एलियन को थॉक कहते हैं। वोला भी इस पार्टी में आ जाता जिसे सभी पीटने लगते हैं और जॉन उसे बचाने बीच में कूद जाता है और एक पंच में एक थॉक को ढेर कर देता है। इस पर सभी थॉक जॉन पर टूट पड़ते हैं। राजा टॉस 16 को जिम्मेदार मानता है। जॉन को आजाद कराने के लिए 16 को सुबह सजा मिलती है। तभी एक सैनिक उड़ने वाले जहाज के बारे में चेतावनी देता है तो थर्क्स छिप जाते हैं। 3 उड़ते हुए युद्धपोत आसमान में दिखाई देते हैं, जिसमें से 2 जहाज जोडंगा के हीलियम की रानी देजाह को पकड़ने के लिए आते हैं। राजा टॉस टेलीस्कोप से देखता है और कार्टर को युद्ध के बारे में बताता है। जोडंगा हीलियम से लड़ रहे हैं। जहाज पर देजाह थॉरस भागने का प्रयास करती है, फिर गिर जाती है और कई 100 फीट ऊपर जहाज पर लटक जाती है। कार्टर देखता है कि वो इंसान है और उसको बचाने के लिए कूद जाता है। लंबी दूरी तक छलांग लगाने की अपनी शक्ति के साथ वो लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है और जोडंगा के एक जहाज को उड़ा देता है। जोडंगा का राजा ये सब देखकर अपने 9वीं किरण के हथियार से जॉन को मारने वाला होता है। तभी मताई शांग थर्न का लीडर उसे रोक लेता है और उसको जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। जोडंगा के राजा और जॉन में फाइट होती है और राजा उसे मरने ही वाला होता तभी थर्क्स जहाज पर हमला कर देते हैं, जिससे जोडंगा का राजा वहां से भाग जाता है। थर्क्स का राजा इस लड़ाई को जीतने के बाद जॉन को अपना दोतर सोजत या दाहिना हाथ बना देता है और उसे देजा थॉरस पुरस्कार के रूप में दे देता है। थर्क्स का राजा थर्क्स की तरफ से जॉन को लड़ने के लिए कहता है, पर जॉन कार्टर इससे इनकार कर देता है। लेकिन टॉस तर्कस का कहना है कि अगर कार्टर ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो टॉस तर्कस देजा की जान ले लेगा। इसलिए जॉन कार्टर मान जाता है। देजा कार्टर से पूछती है कि उसने इतनी ऊंची छलांग लगाना कहाँ से सीखा। कार्टर बस घर जाना चाहता है। वो देजा को अपने घर का वर्णन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे या तो पागल या झूठा समझती है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां जहाज पानी पर तैरते हैं, जो हजारों वर्षों से यहाँ मौजूद नहीं है। उसकी गंभीरता को देखकर वो अनुमान लगाती है कि वो एक थन है। देजा दोनों को थर्क्स के मंदिर में ले जाती है, हालांकि 16 उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कार्टर और देजा थॉरस एक गुफा में प्रवेश करते हैं जिसे देवी और थंस का मंदिर माना जाता है। देजा कुछ प्राचीन चिन्हों को पढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते तीनों को थर्क्स द्वारा मंदिर में जाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। टॉस तर्कस जॉन से कहता है कि तुम्हारी वजह से अब 16 को भी तुम दोनों के साथ मरना पड़ेगा। कार्टर अनुमान लगाता है कि 16 उनकी बेटी है। थॉक अपने बच्चों को अलग थलग करने और उन्हें गुमनाम रूप से पालने की प्रथा में विश्वास रखते हैं। टॉस 16 को बचाने के लिए बहुत से कानून को तोड़ता है। टॉस सिचुएशन को समझकर तीनों को वहां से भगा देता है और उस डिवाइस को भी जॉन को दे देता है। तीनों वहां से पवित्र नदी की तरफ निकल जाते हैं, कार्टर को वापस अर्थ पर भेजने के लिए। देजा दोनों को हीलियम की ओर ले जा रही होती है। 16 कार्टर को बताती है कि देजा उनको गलत रास्ते से ले जा रही है, इसलिए जॉन उसकी सवारी को भगा देता है और उसे पैदल छोड़कर पवित्र नदी की तरफ जाने लगते हैं। देजा थॉरस कन्फेस करती है कि वो हीलियम की रानी है और जोडांगा के राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती और उसको जॉन पर विश्वास नहीं है। कार्टर उसे विश्वास दिलाता है कि उसे समय चाहिए और उन्हें पहले इस जाना चाहिए। तीनों पवित्र नदी तक पहुंचते हैं। नदी तीर्थयात्रियों के लिए एक मार्ग है
जिन लोगों ने पाप किया है या बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं, वे अपने जीवन को समाप्त करने और स्वर्ग पाने के लिए नदी में अपनी जान देते हैं। 16 भी अपनी जान देने जा रही होती है, पर जॉन उसे रोक लेता है और बताता है कि टॉस तुम्हारा पिता है। तीनों नदी में आगे जाते हैं, जहां उन्हें एक पिरामिड मिलता है। कार्टर और देजा थॉरिस पिरामिड में अंदर जाते हैं। देजा थॉरिस को पता चलता है कि नौवीं किरण का सोर्स यही से है और जॉन कार्टर सच बोल रहा है। असल में जॉन की मार्स पर उसकी कॉपी टेलीपोर्ट हुई है, उसका असली शरीर अभी भी धरती पर है। देजा अर्थ और मार्स के बीच कुछ लिखा हुआ देखती है और समझ भी जाती है, पर जॉन को नहीं बताती। तभी बाहर से 16 की आवाज आती है। उन पर शान के इशारे पर वारहून नाम के एलियन अटैक करते हैं। तीनों वहां से भागने लगते हैं, पर जॉन बीच में उतर जाता है और 16 को डीजा को वहां से ले जाने को बोलता है और खुद उन एलियन से लड़ता है। कई एलियन को मारने के बाद उसे युद्ध की तबाही और जले हुए फार्म हाउस में अपनी मृत पत्नी और बच्चे को खोजने की याद आती है। तभी वहां हीलियम का जहाज उन सभी एलियन पर हमला कर देता है और सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जॉन बेहोश हो जाता है। इस जहाज में जोडांगा का राजा सबथान भी आया था। वो डीजा को विश्वास के रूप में तलवार देता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है जोडांगा में, जहां जॉन होश में आता है। तभी जॉन के कमरे में हीलियम का सेनापति कैंटोस आता है। कमरे में जोडांगा के सैनिक भी थे। कैंटोस जॉन से उसको बंदी बनाने के लिए कहता, कान में फुसफुसाता है, लेकिन जॉन के ऐसा न करने से वो खुद ही बंदी बन जाता है। दोनों एक ऊंची छलांग से डीजा रानी के कमरे में आ जाते हैं। अंदर देजा थॉरिस ने शादी की पोशाक पहन रखी है। रानी सभी को बाहर जाने का आदेश देती है। फिर से वो कार्टर को अपनी तरफ से लड़ने के लिए कहती है, पर जॉन कोई जवाब नहीं देता। देजा थॉरिस जॉन की उंगली पर शादी की अंगूठी देखती है और जॉन को जादुई शब्द बताती है जो उसे वापस पृथ्वी पर ले जाएगा। बाहर जोडांगा गार्ड अंदर आने की मांग करते हैं, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो कार्टर गायब हो जाता है। देजा थॉरिस और सभी चले जाते हैं, लेकिन जॉन यही चुप जाता है। वो बाहर निकलता है और माटी शांग रूप बदलकर जॉन को नीली रोशनी से अपने काबू में कर लेता है। वो कार्टर को अपने साथ आने के लिए मजबूर करता है और बताता है कि थर्न मंगल के अंत का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। शादी बारात के ट्रैफिक जाम में फंसने पर मताई शांग एक जोडांगा अधिकारी में बदल जाता है और कार्टर को बाहर ले जाता है। फिर शांग एक बुजुर्ग महिला में बदल जाता है, क्योंकि वे देजा थॉरिस को सड़क पर परेड करते हुए देखते हैं। लगभग हल्के ढंग से मताई शांग ने कार्टर को बताया कि शादी के बाद देजा थॉरिस और नोवी रे के बारे में जानने वाले सभी को मार देगा। अचानक वूला वहां आ जाता है और जॉन को कंट्रोल करने वाले डिवाइस को तोड़ देता है और जॉन आजाद हो जाता है और जॉन वहां से लाइट फ्लाई पर भाग जाता है। जोडांगा के सैनिक उसका पीछा करते हैं, पर जॉन सैनिक से बचकर 16 के पास आकर गिरता है। जॉन खड़ा होता है और 16 को लाइट फ्लाई पर बैठने को कहता है ताकि वो थारक्विले में जाकर उनकी मदद ले सके जोडांगा को हराने में। कार्टर और 16 सुरक्षित रूप से पहुंचते हैं, लेकिन थर्क्स कार्टर को जेल में डाल देते हैं, जहां उसे कैद में टॉस टार्कस मिलता है, वो भी जंजीरों में। टॉस कार्टर को बताता है कि उसके राज्य को एक दांत वाले तला हजस ने हथिया लिया। टार्कस गुस्से में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि कार्टर 16 को वापस ले आया। वो जॉन को मार ही डालता अगर कमजोरी से बेहोश नहीं होता। फिर कैदियों को एक बड़े कोलिजियम में ले जाया जाता है और उसमें 2 गोरिल्ला को छोड़ दिया जाता है। जॉन दोनों गोरिल्ला को मार देता है। सभी थर्क्स उसके लिए खुश होते हैं। जॉन कार्टर ताल हाजस को चुनौती देता है। कार्टर एक झटके में उसका सिर काट देता है। अब जॉन थर्क्स का राजा बन जाता है और अब उसके पास एक सेना है जो उसके लिए लड़ने को तैयार है। वो उन्हें शादी रोकने के लिए वापस जोडांगा ले जाता है, पर वे शहर को खाली पाते हैं। हर कोई हीलियम में चला गया है। कार्टर एयरशिप की ओर इशारा करता है, लेकिन थर्क्स मना कर देता है कि वो उड़ते नहीं है, इसलिए वो एक लाइट फ्लाई से हीलियम की ओर उड़ान भरता है। जब वो पास आता है तो जोडांगा के सैनिक बाहर ही हीलियम को घेरे बैठे रहते हैं और जॉन को वहां से जाते देखते हैं, लेकिन जब वो जोडांगा विमान उड़ा रहा होता है तो वे मान लेते हैं कि वो उनकी योजना का हिस्सा है और उसे जाने देते हैं। शादी खत्म होने वाली होती है। जॉन वहां आ जाता है और हीलियम के राजा को बताता है कि जोडांगा के सैनिक बाहर खड़े हुए हैं हमला करने के लिए। जोडांगा हीलियम पर हमला करना शुरू करते हैं और थर्क्स भी यहां उड़कर आ जाते हैं। वे हीलियम सेना में शामिल हो जाते हैं और जोडांगा से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान जोडांगा के राजा सबथान को माटी शांग मार देता है, क्योंकि वो जॉन को थान के बारे में सब बताने के लिए तैयार हो जाता है अपनी जान के बदले। वो जॉन को भी डिवाइस से मार रहा होता है, पर रानी देजा माटी शांग पर हमला कर जॉन को बचा लेती है। माटी शांग यहाँ से भाग जाता है। हीलियम जीत जाता है। जॉन ये जानकर कि उसका दिल कहाँ है,
देजा को उससे शादी करने के लिए कहता है। देजा भी हाँ कर देती है, दोनों की शादी हो जाती है और हीलियम और थॉक दोनों खुश हैं। सुहागरात की रात काटा बेचैन रहता है, वो नीचे घाटी में डिवाइस को फेंक देता है जिससे वो अर्थ पर वापस जा सकता है। जैसे ही वो अपने कमरे में लौटता है, गार्ड उसे धन्यवाद देता है हीलियम को बचाने के लिए और अचानक अपने असली रूप मुताई शांग में आ जाता है और काटा को एरिज़ोना की गुफा में वापस भेज देता है। काटा उसी गुफा में जागता है जहां से वो टेलीपोर्ट हुआ था। कर्नल का कंकाल भी वही पड़ा हुआ होता है। जॉन को वापस मंगल पर जाना है पर उसके पास वो डिवाइस नहीं है। काटा को समझ आया है कि दुनिया में और भी जगह होंगी जहां थर्न आते होंगे, इसलिए वो सोने का इस्तेमाल ऐसी ही जगह को ढूंढने में लगा देता है। जॉन अपनी डायरी में बताता है कि वो 10 साल तक डिवाइस को ढूंढता रहा और एक दिन वो उसे मिल जाता है। जॉन को किसी पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसे शक था कि थर्न उसका पीछा कर रहे हैं। जॉन डायरी के थ्रू कहता है कि अब तुम मेरी अचानक मौत और मेरे शरीर को दफनाया न जाए इस बात को समझ गए होंगे और अपने शरीर की जिम्मेदारी एडगर पर छोड़कर जा रहा है क्योंकि थर्न उसके शरीर को नष्ट करना चाहते हैं और जब तक तुम मेरी डायरी को पढ़ रहे हो तब तक शायद वो मेरे शरीर को नष्ट करने में कामयाब हो गए हो। एडगर डर कर जॉन की कब्र पर जाता है। एडगर नहीं जानता कि उसका पीछा किया जा रहा है। कुछ सेकंड के बाद वो प्रवेश करने के लिए पासवर्ड का पता लगाता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन कब्र खाली है। एडगर के पीछे एक थर्न दिखाई देता है और उसे मारने वाला है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है। एडगर पीछे काटा को गन पकड़े हुए देखता है। काटा बताता है कि उसने एक दवा ली जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मर गया था और एडगर को पता चलता है कि वो केवल एक थर्न को निकालने के लिए चाह रहा था और काटा को वो डिवाइस मिल जाता है। जॉन अपने शरीर की रखवाली का जिम्मा एडगर को देकर कब्र वाले रूम में लेटता है और मांस पे जाने वाले मंत्र को बोलता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।